अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम कॉमर्स का वन ऑफ द शॉर्टेस्ट टॉपिक चैप्टर है वेयर हाउसिंग, उसको हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। ये यूनिट नंबर 10 है आपका, और यूनिट नंबर 10 जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चैप्टर्स है पूरे के पूरे यूनिट के अंदर। नॉर्मली आपके जो कॉमर्स के यूनिट्स होते हैं उसके अंदर यू हैव लाइक एट मैक्स 5 चैप्टर्स, किसी किसी में आपके पास 6 भी आ जाते हैं, मगर जो एवरेज है वो है 5 की। मगर जो यूनिट नंबर 10 है वो बहुत छोटा है और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ही चैप्टर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। मैं पिछले हफ्ते से कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अदरवाइज हम लोग पिछले हफ्ते ही अपना पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर चुके होते, और इस हफ्ते से हम अपनी जो पास्ट पेपर्स की सीरीज़ है उसको हम स्टार्ट कर चुके होते। बट ड्यू टू माई हेल्थ आई वाज नॉट एबल टू डू इट। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाउ लेट्स रिज्यूम इट। तो जो आपका यूनिट नंबर 10 है वेयर हाउसिंग का, उसमें आपने ना एक चीज़ याद रखनी है कि हमें वेयर हाउसिंग की ज़रूरत है क्यों। तो ज़रूरत से पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा कि भी वेयर हाउसिंग करती क्या है, ताकि हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ आए ना। तो जो भी वेयर हाउसिंग के फंक्शन हैं उसको याद करने का एक ना बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप सिंपली एक एक्रोनिम याद रखें जिसको हम कहते हैं स्पायरल। सो लाइक दिस वी कॉल इट स्पायरल, ठीक है। सो एस स्टैंड्स फॉर स्टोरेज। सबसे पहले जो आपका फंक्शन होता है किसी भी वेयर हाउस का, वही होता है कि भी उसने चीज़ों को वहाँ पे जाके स्टोर करना होता है ना। सो स्टोरेज जब आपकी होगी तो फिर उसके बाद आता है कि भी यू वांट टू मेक श्योर कि भी आपकी तमाम चीज़ें वहाँ पे सेफली स्टोर्ड हैं, तो फिर प्रोडक्शन आ जाती है। सो फर्स्ट स्टोरेज, जो आपका लाइक एटमोस्ट फंक्शन होता है, जो आपका सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है वो है स्टोरेज अलॉन्ग विथ प्रोडक्शन। एंड देन वी हैव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री हम कहते हैं वो सारा आप समझ लें कि वो जो स्टोर होता है ना किसी भी शॉप के पीछे। फॉर एग्जांपल आपके ना आपके घर में एक स्टोर होता होगा, वहाँ पे आपका सारा सामान रखा होगा था। तो होता क्या है कि भाई जब सर्दियाँ आती तो फिर आप सर्दियों के कपड़े निकालते हैं, जब गर्मियाँ आती तो फिर आप सर्दियों के अपने कपड़ों को अंदर रख देते हैं और आप गर्मियों के कपड़ों को निकालते हैं। तो आपकी इन्वेंट्री है। इसी तरह हर स्टोर्स की अपनी इन्वेंट्री होती है। तो फॉर एग्जांपल आप किसी ना बाटा या फिर आप किसी सर्विस की दुकान पे गए, तो वहाँ पे आपके पास कोई साइज़ मौजूद नहीं है, वहाँ पे आपको कोई ना कलर किसी भी जूते का कोई स्पेसिफिक कलर मौजूद नहीं है। तो जो वहाँ पे सेल्समैन होंगे वो जाके अपनी इन्वेंट्री देखेंगे जो उनके पीछे, या फिर जो जहाँ भी उन्होंने अपनी रखी होती है इन्वेंट्री, वहाँ से वो पता करेंगे कि अच्छा क्या भाई हमारे पास ये वाली चीज़ मौजूद है या नहीं। अगर होगी तो वहाँ से लेकर आके आपको जाके बेचेंगे। तो क्योंकि शॉप में हम डिस्प्ले पे सारी चीज़ें इकट्ठे नहीं रख सकते ना, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ वेरिएंट्स या एक वेरिएंट हर आइटम का हम रख देते हैं। एंड देन व्हेन द कस्टमर कम्स एंड देन दे आस्क यू कि भी क्या आपके पास इसी चीज़ के अंदर इतना साइज मौजूद है, या डू यू हैव दिस स्पेसिफिक कलर इन इट। तो फिर आप कहते हैं हाँ हमारे पास मौजूद है, मैं भी स्टोर से निकाल के लेकर आता हूँ। तो दैट इज योर इन्वेंट्री। तो आपकी इन्वेंट्री काफ़ी अच्छी है मैनेज होती है इससे। आर स्टैंड्स फॉर रेगुलर सप्लाई। देखिए रेगुलर सप्लाई आपको इसलिए ज़रूरी होती है ताकि आपके कस्टमर्स किसी और कंपटीटर के पास ना चले जाएं टू बाय दैट स्टफ जो कि आपके पास थी, मगर अब क्योंकि यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर सप्लाई तो वो शॉर्ट होगी आपके पास, ठीक है। तो इसलिए रेगुलर सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देन वी हैव असेंबली। अक्सर औकात वेयर हाउसेस फॉर एग्जांपल जो जहाज़ों के होते हैं जिनको हम हैंगार्स कहते हैं, तो उसमें ये होता है कि ना आपके पास जहाज़ों के पार्ट्स आते हैं। एंड देन यू हैव अ ह्यूज वेयर हाउस जहाँ पे उन जहाज़ों के पार्ट्स को इकट्ठे मिलाया जाता है, और फिर वहाँ से फिर पूरा का पूरा जहाज़ बनता है। तो इस तरह से नहीं होता कि PIA ने कोई एयरबस का जहाज़ खरीदा है तो वो पूरा का पूरा जहाज़ जो उड़ के आके उनके पास लैंड करे, इस तरह से नहीं होता। वो बिल्कुल ब्रांड न्यू जब आता है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। एंड देन पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट उनके वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पे उनकी असेंबली की जाती है। बंदे वही होते हैं, उन्हीं के होते हैं, मशीनरी उन्हीं की होती है, यानी एयरबस वालों की। तो इस तरह से आपके पास बिल्कुल एक फ्रेश पीस आपके पास आता है। ये नहीं है कि भाई उन्होंने यूज़ किया और वो लाइक जहाँ से भी अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, फिर जर्मनी हो गया, जहाँ से वो एयरबस को लाए तो वो यूज़ करके नहीं लाते, वो उसके पार्ट्स को लाते हैं। बाकायदा आई सॉ दैट प्लेन जिसके अंदर उन जहाज़ के पार्ट्स को लेकर जाया जाता है। तो एक जहाज़ की जो बॉडी होती है वो कितनी बड़ी होती है, तो आप जस्ट इमेजिन कि वो जहाज़ जो कि उस जहाज़ की बॉडी को कैरी करने के लिए बनाया गया है वो बहुत ही ह्यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होता है। और वो सिर्फ 2 या 3 ही हैं पूरी की पूरी दुनिया के अंदर, वो सिर्फ उन्हीं के पास होते हैं जो कि जहाज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देन वी हैव असेंबली होगी हमारे पास। अच्छा, लेवलिंग डिमांड। लेवलिंग डिमांड का मतलब ये है कि आपके पास ना अक्सर औकात डिमांड बढ़ती है और फिर नीचे नीचे गिरती है। ये इससे कनेक्ट है। जब आपकी सप्लाई कम होगी डिमांड ऊपर होगी। आपने हमेशा याद रखना है व्हेनेवर योर सप्लाई फॉल्स
योर डिमांड इंक्रीजेस। ये बेसिक रूल है, क्योंकि जब मार्केट में कोई चीज़ शॉर्ट होगी तो डेफिनेटली ज़्यादा लोग बाय करने लोग आएंगे तो उनको नहीं मिलेगी, तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, और इसी के ही बरकस जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होती है तो आपकी डिमांड गिर जाती है। फिर भी सारों को पता है कि भाई हर जगह से ये चीज़ मिल रही है, तो फिर हमें क्यों दूर दूर जाने की ज़रूरत। तो कहेंगे बस हमें जब भी ज़रूरत होगी हम उतनी उतनी चीज़ खरीद लेंगे। मगर जब जब सप्लाई कम होती है तो लोग पहले से महीनों की वो चीज़ खरीद लेते हैं, ताकि भाई आइंदा कभी कम हो तो हमारे पास एटलीस्ट मौजूद तो हो ना। ठीक है, तो ये इसका आपस में एक ना रिलेशनशिप है। अच्छा, इस सारों का अब हमने इसके फंक्शन तो पढ़ लिए हैं कि वेयर हाउसिंग के फंक्शंस क्या होते हैं। अब इसकी हमें इंपॉर्टेंस भी ऐसा खुद ही समझ आनी शुरू हो जाएगी। सो इम्पोर्टेंस इसकी भी ये है कि फॉर एग्जांपल सीजनल प्रोडक्शन होती है किसी प्रोडक्ट्स की या फिर किसी आइटम्स की। जैसे कि आम है, आजकल जो आम है उनका भी बस मौसम ख़त्म हो रहा है, अगस्त के मिड तक चलते हैं, 8 मैक्स, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो अभी अगर आम ख़त्म हो गए तो वो सारे कंट्री जहाँ पे आम उगते ही नहीं है वो टूल दे रू। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के जो आम होते हैं, यानी जो बहुत एक अच्छे आम होते हैं, वो कुछ मार्केट में भी बेचते हैं, और कुछ वो ये करते हैं कि उनको अभी वो कच्चे ही होते हैं तो उनको वेयर हाउसेज में ना रख देते हैं, और फिर वहाँ से वो फिर आगे सप्लाई करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो आपके पास जैसे कि पेरिस हो गया, यूके हो गया, तो वहाँ पे आपको जो आम मिलते हैं सोर्स लाइक जस्ट अ स्मॉल कार्डबोर्ड बॉक्स, उनमें सिर्फ 6 आम पड़े होते हैं, लाइक दैट इज इट। पाकिस्तान में तो होता है ना कि आप किलो 2 किलो की आप पूरी की पूरी पेटी उठा लो, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे लाइक आपके पास 6 आम हो गए, 3 आम हो गए, या इवन 4 आम हो गए, और आपके पास बहुत लाइक वहाँ पे वो चीज़ रेयर होती है काफ़ी। तो इसलिए सीजनल प्रोडक्शन की जितनी भी आइटम्स हैं, आम है, यानी जितने भी फ्रूट्स हो, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ना इस तरह के, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कि हम उनको वेयर हाउस में स्टोर कर दें, क्योंकि उनकी डिमांड ईयर राउंड होती है। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी आगे होटल्स वगैरह हो गए, तो वो सारे उन सारों को इसकी ज़रूरत होती है। एंड देन वी हैव बल्क बाइंग। बल्क बाइंग जो है ना, वेयर हाउसिंग की इम्पोर्टेंस इस तरह से होती है कि वेयर हाउसिंग में क्योंकि बल्क में सामान पड़ा होता है तो आप उससे बल्क में बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये बल्क में बाई करते हैं तो आपके पास हमेशा डिस्काउंट आपको मिलता है, हमेशा, क्योंकि आप इतना ज़्यादा बल्क में बाई कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। एंड देन वी हैव प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी जो है ना, ये इस तरह से है कि क्योंकि आप बल्क में बाई कर रहे हैं तो पहले तो आपको भी मिलेगा डिस्काउंट, दूसरी आपकी अपनी कॉस्ट कम हो रही है, क्योंकि वहाँ पर रखने की जो खर्च, यानी जो खर्चा है वो सब बस उस पूरे के पूरे वेयर हाउस का रेंट है, दैट इज इट। बाकी तो हाँ, बस वहाँ पे आप जितना सामान डालते रहे ऊपर तक भरते हैं आप उसको। ठीक है, तो आपकी बहुत हद तक कॉस्ट आपकी बच जाती है इससे। तो प्राइसेस जो है आप, यानी कॉस्ट भी आपकी कम हो रही है यहाँ से, और यहाँ से आपको जो आप जो उसको लाइक खरीद रहे हैं उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको लाइक डबल आपके लिए फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। देन वी हैव एक्सपोर्ट स्टोरेज, जिसके बारे में भी हमने ऊपर बात कर ली थी कि भाई एक्सपोर्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, किसी भी कंट्री के लिए वेयर हाउसेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे कि पाकिस्तान पहले अपनी फ़िश जो है वो यूके और यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता था ना, फिर उसके ऊपर कुछ हाइजीन इशू की वजह से उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी। अभी नहीं मुझे आइडिया कि भाई क्या सीन है, मगर उस वक्त वेयर हाउसेस, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस बलूचिस्तान की जो पूरी जो स्ट्रिप है ना बीच का, तो वहाँ पे मौजूद होते थे, अभी हैं। अब आई डोंट नो वेदर दे आर एक्सपोर्टिंग और नॉट, बट या। अब हम आते हैं रिगार्डिंग आपके पास कितने टाइप्स के वेयर हाउसेस आपके सिलेबस में हैं। सो हमारे पास सबसे पहला एक है वेयर हाउस जिसको हम कहते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस जो है वो आपको यहाँ पे इमेज में नजर आ रहा होगा। तो इट इज़ बेसिकली अ सिंपल वेयर हाउस। इसका बस ना इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक में ये है, इट इज़ बॉन्डेड विद अ सी पोर्ट। ठीक है, तो वो सी पोर्ट वालों का ही होता है, यानी वो कस्टम अथॉरिटी जो कि आपसे सी पोर्ट के ऊपर टैक्स वसूल करते हैं, तो वो उन्हीं का ही होता है। ठीक है, तो ये अक्सर औकात ये यानी या तो किसी सी पोर्ट के साथ होगा या फिर किसी अपना एयरपोर्ट के साथ होगा। ठीक है, तो यानी जहाँ जहाँ से आप मुल्क से बाहर आप किसी चीज़ को लेकर जा सकते हैं तो वहाँ पे ये वेयर हाउस मौजूद होगा। तो जैसे कि अभी जहाज़ आया, ठीक है, तो जहाज़ से सारा सामान, जितना भी सारा का सारा सामान है, वो सारा उतारा जाएगा, इस वेयर हाउस के अंदर रखा जाएगा, और फिर जब वो लोग आएंगे, यानी जो जिसका भी सामान था वो जब लेने आएगा तो फिर उसको वहाँ से निकाल के दे दिया जाएगा। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई टैक्स ड्यूटी उस वक्त तक नहीं लगती जब तक आप उसको वसूल नहीं कर लेते। तो फॉर एग्जाम्पल जितने भी दराज और जो टीम वगैरह है, तो ये लोग करते क्या हैं कि लोग इस चीज़ का फ़ायदा इस तरह से उठाते हैं कि चीज़ तो मंगवा लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स ड्यूटी उस वक्त तक नहीं लगती
जब तक वो चीज़ बाय नहीं कर लेगी, यानी जब तक इस चीज़ का ऑर्डर नहीं आ गया कस्टमर की तरफ से, उस वक्त तक वो वहीं पर रखा रहेगा। एक मिकदार होती है, साल की होती है, महीनों की होती है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। तो वो तो एयरपोर्ट वालों के ही पास रखा रहेगा। तो फिर जो ही किसी कस्टमर ने ऑर्डर करवाया तो फिर वो वहां से कस्टमर के लिए, यानी कस्टमर, आप अपनी जो इनवॉइस देखें तो वहां पर नीचे टैक्स भी लिखा होता है, तो वो खुद टैक्स नहीं पे कर रहे होते, वो आपके थ्रू टैक्स पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसका फायदा होता है कि मेरे पास कोई चीज़ आई है, मैं उस वक्त तक वो चीज़ आगे उसके ओनर को नहीं दे रहा जब तक वो मुझे टैक्स ना पे करे। तो उसने क्या जुगाड़ निकाला, उसने कहा कि ठीक है, ये चीज़ आपके पास ही रखी है, जब तक आगे मेरे कस्टमर्स ने उससे ऑर्डर नहीं किया उस वक्त तक मैं आपसे वो चीज़ नहीं लूंगा। तो ये भी इस ऐसे करते हैं। इसलिए फिर ये जो कस्टमर अथॉरिटीज़ है ना, ये फिर ऐसे ऐसे रेंटल टैक्स लेती हैं कि भाई हम आप 1 महीने यहाँ पे रखेंगे, आपको ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, 2 महीने रखेंगे तो फिर आपसे टैक्स लेंगे, एंड सो ऑन। तो ये काफ़ी इंपोर्टर्स और जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक्सपोर्टर को तो नहीं, इंपोर्टर्स को। इंपोर्ट क्या नहीं, जो बाहर से चीज़ को लेकर आए। एंड देन वी हैव कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज, बहुत ही कॉमन है। ये जितने भी आपके पास पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, फिश है, मीट है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सारे उसके लिए होते हैं। बलूचिस्तान में जो आपके पास जो फ्रूट आता है तो उसके लिए भी हम ये यूज़ करते हैं, और ये आपकी एक्सपोर्ट क्वालिटी को मेंटेन रखता है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। देन वी हैव कैश एंड कैरी वेयर हाउसेज। कैश एंड कैरी वेयर हाउसेज में आपने याद रखना है कि ये बेसिकली छोटे रिटेलर्स के लिए होता है। तो वो करते क्या है, दे कम टू इट एंड देन दे पे कैश एंड देन दे कैरी योर गुड्स। यानी मुझे अपनी दुकान के लिए, मुझे अपने खोखे के लिए, फिर जो भी मेरे छोटा सा एक करियाने की दुकान है उसके लिए मुझे जितनी भी चीज़ें चाहिए, तो मैं इस कैश एंड कैरी के पास जाऊंगा और डब्बे की वो सारी चीज़ें उठाऊंगा, उठा के पे कैश करूंगा और बस उठा के मैं आराम से लेके चल जाऊंगा। तो ये जो कैश एंड कैरी वेयर हाउसेज होते हैं, ये स्मॉल रिटेलर्स के लिए होता है, जो कि जिनकी छोटी सी अपनी दुकान है। ये काफ़ी चीप होते हैं, क्योंकि अगर आप बल्क बाइंग कर रहे हो तो आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलती है। इस टाइप का बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी एक ही जगह से मिल जाती हैं। इस तरह से नहीं होता कि भी आपको फलां चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल आपको आपने जूस लेना है अपनी दुकान के लिए, तो आप किसी एक फैक्ट्री के पास जा रहे हैं, फिर आपने चिप्स लेने तो आप किसी और फैक्ट्री के पास जा रहे हैं, तो इस तरह से नहीं होता। सो यू हैव एवरीथिंग स्टोर्ड अंडर वन रूफ, यू जस्ट गो देयर स्ट्रोलिंग विद द कार्ट एंड जस्ट प्लेस एवरीथिंग दैट यू वांट। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल रिटेलर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इंडिविजुअल लोग भी वहाँ पे आ सकते हैं, मगर अगेन इंडिविजुअल लोगों को इससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यू विल हैव टू बाय इन बल्क। तो इंडिविजुअल लोगों को तो बल्क में बाय करने की जरूरत नहीं होती। मगर हाँ, जैसे कि अक्सर औक़ात हम महीने की ग्रॉसरी खरीदते हैं, तो फिर ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है। देन वी हैव मैन्युफैक्चरर्स वेयर हाउस। ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर का ही होता है, जिसकी अपनी फैक्ट्री के साथ लोकेटेड होता है ये। तो जैसे कि जेरॉट का है, जिस तरह से सफ़ायर का है, लाहौर में आप जाए तो आपको सफ़ायर वालों का वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। सो बेसिकली इस तरह से कि उनकी फैक्ट्री के साथ छोटा सा एक ना वेयर हाउस बनाया हुआ, तो वो जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो उस वेयर हाउस में रख देते हैं और फिर वहाँ से फिर आगे वो शिप करते हैं टू डिफरेंट सिटीज़। इट इंश्योर्स कि भी कोई ना डिले नहीं आए, और ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर के लिए होता है। अक्सर औक़ात है इसी वेयर हाउस के साथ एक छोटी सी दुकान होती है, आउटलेट जिसको हम कहते हैं, मैन्युफैक्चरर्स आउटलेट। तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको डिस्कार्डेड मटेरियल भी मिलता है। तो मुझे याद है कि कराची में जेरॉट की जो वेयर हाउस है, यानी जो उसका फैक्ट्री है, तो वहाँ पे ना आपको जो उसकी मैन्युफैक्चर आउटलेट है, तो वहाँ पे आपको डिस्कार्डेड जेरॉट के सूट्स मिलते थे, और पूरे के पूरे लाइक थान, पूरे आपको ना एंटायर आप समझ लें कि कार्टन उसके। और उसमें क्या फॉल्ट था, लाइक उनके लिहाज से वो फॉल्टी थे। तो उनमें फॉल्ट क्या था, किसी एक का यहाँ से धागा निकल रहा है, किसी का मे बी कोई ना बटन है वो थोड़ा सा लूज है, किसी एक का मे बी मोस्टली यही लाइक वो है ना, यही होता था कभी, जैसे कि यहाँ पे ना ये सिलाई हुई है, तो यहाँ से कोई ना धागा निकल रहा होगा, या कोई बटन लूज हुआ है, या मे बी स्टिचिंग में यहाँ पे कोई वो यानी कुछ गैप आ गया। तो इस तरह से छोटी सी माइनर मिस्टेक, हाँ बड़ी मिस्टेक्स भी होती थी, कहीं से वो फट गया या फिर सो ऑन, मगर मोस्टली माइनर मिस्टेक्स होती थी। तो वो इतनी छोटी मिस्टेक्स होती थी कि आप उनको खुद से हाथ से सुई धागा लेके आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। मगर क्योंकि वो बल्क में प्रोड्यूस करें, सो दे कैन नॉट वेस्ट देयर टाइम ऑन मेंडिंग एंड फिक्सिंग ईच एंड एवरी फॉल्टी स्टफ, तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और वो फिर बहुत चीप बिकता है, बहुत चीप बिकता है, और वो फैक्ट्री की आउटलेट से ही बिकता है। तो अगर आप वहां पे जाए तो आप पूरे के पूरे लाइक यू कैन बाय एंटायर कार्टन्स ऑफ जेरॉट्स डिस्कार्डेड क्लोथ्स, जो कि बिल्कुल अभी ट्रेंडी हैं और सब कुछ है, जस्ट बिकॉज दे हैड स्मॉल फॉल्ट्स एट वेरी चीप कॉस्ट। तो वो सूट जो कि आपको 6,000 की मिल रहा है, वो आप आराम से 2,000 का आप बाय कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 का, मगर 2,000 का तो कन्फर्म्ड है।
तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं अगर इफ़ यू नो हाउ टू टेक दो डिस्काउंटेड क्लोथ्स आउट, आपको बात करनी होती है फिर आप उनसे बाई करते हैं सो हाउस। रिटेलर्स हाउस जो होते हैं वो जो मीडियम साइज रिटेलर्स होते हैं या जैसे कि सुपरमार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, उनके लिए होते हैं। तो उसको रेंट करते हैं ट्रक्स का, तो अपनी बिल्डिंग में ही उनके पास उन्होंने छोटी सी एक जगह असाइन की होती है और उसमें वो सारा अपना सारा जितने भी उन्होंने सामान, जितनी भी उनकी इन्वेंट्री है उसको वहाँ पे रखते हैं। सो इट हेल्प्स देम कीप देयर सप्लाई स्मूथ, कोई ना बीच में गैप ना आ जाए, कोई चीज़ खत्म होगी तो वहाँ से चीज़ को निकाल के वहाँ पे रीस्टार्ट कर देंगे। एंड देन वी हैव रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, आरसीडीज। आरसीडीज के बारे में आपने याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज स्केल रिटेलर्स के लिए होते हैं, जैसे कि मेट्रो है, जैसे कि वॉलमार्ट है। तो वॉलमार्ट जिसके लिए मोर देन 150 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द यूएस, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भी उसकी जो सप्लाई चेन है वो बहुत स्मूथ रहे। तो जो भी उसका हेड है, जो भी वहाँ पे जो उसका हेड ऑफिस है, अब वही तो सारी चीज़ें मैनेज नहीं करेगा ना, तो रीजनल यानी हर स्टेट में उसके एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आती होंगी पहले से, और फिर वहाँ से आप देखें इसने पिक्चर के अंदर तो कितने वहाँ पे ट्रक मौजूद हैं। तो ये सारे जो ट्रक्स हैं वो फिर क्या करते होंगे कि जब भी किसी एक स्पेसिफिक वॉलमार्ट के आउटलेट में यानी आपके वहाँ पे आपके पास वहाँ पे कोई चीज़ कम होगी तो आप वहाँ पे सारे सारे इन ट्रक्स को लोड करते हैं और फिर दे गो देयर एंड देन दे सप्लाई इट बैक। तो इट इज़ ओनली फॉर लार्ज स्केल रिटेलर्स, प्लस इट एक्ट्स लाइक अ हब। तो एक हब होता है ना, जैसे कि ये हब होता है तो आगे फर्दर ब्रांचेस को ना सप्लाई करता है। तो इस तरह से इट एक्ट्स लाइक एन हब, लाइक अ हब। ठीक है, ये था आपके पास 6 आपके टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। सो दैट वाज इट। ये आपका पूरा का पूरा यूनिट 10 था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था, हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 मिनट के अंदर कवर अप कर लिया। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूनिट 11 कवर अप करेंगे, देन वी विल हैव ओनली 4 यूनिट्स लेफ्ट यूनिट 11 के बाद। तो फिर वी विल स्टार्ट विद अवर yearly past papers इंशाल्लाह ताला। सो डू शेयर दिस वीडियो if you like it, और अगर आपको जानने में कोई ऐसे और स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने कॉमर्स को करने की कोशिश कर रहे हैं, सो डू शेयर विद देम एज वेल, क्योंकि अक्सर औक़ात बच्चे ना इतने आसान सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन दे रहे होते हैं जिसकी कोई सेंस बनती नहीं है। So it's quite easy, huh? Unless you want some accountability over yourself, unless you want some supervision, unless you are not able to understand from these videos or you want specific practice, so then you can definitely opt for a tuition. But otherwise, commerce बहुत एक आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। So take care, stay blessed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.